एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विभागीय संगठन के लाभ एवं दोष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभागीय संगठन के लाभ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने विभागीय संगठन के प्रकार एवं विशेषताएं पढ़ी थी। विभागीय संगठन या विभागीय प्रारूप के लाभ इस प्रकार से हैं। सरकारी नियंत्रण सबसे पहला आता है। विभागीय उपक्रमों पर सरकार का पूर्ण एवं कठोर नियंत्रण रहता है। ये उपक्रम प्रत्यक्ष रूप से मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, अतः सरकार इनके माध्यम से अपनी आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को आसानी से लागू कर देती है। दूसरा आता है धन का सदुपयोग। इन उपक्रमों में धन का दुरुपयोग नहीं हो पाता है। विभागीय उपक्रमों के लिए वित्त की व्यवस्था बजट में की जाती है, जिस पर संसद में पर्याप्त विचार विमर्श होता है। इनकी समस्त आय सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। वह व्यय के लिए सरकारी खजाने से ही धन प्राप्त होता है, अतः धन का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है गोपनीयता। उपक्रम विभागीय उपक्रम का यह प्रारूप गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से सर्वोच्चतम है। यही कारण है कि सुरक्षा संबंधी उद्योग इसके अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। इन उपक्रमों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण रहता है, अतः महत्वपूर्ण सूचनाओं को गोपनीय बनाए रखना संभव है। यद्यपि मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु वह सार्वजनिक हित की बातें संसद में बताने के लिए बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सावधानी। इन उपक्रमों के संबंध में संसद में प्रश्न पूछे जाने पर संबंधित मंत्री को जवाब देना होता है। इस प्रकार मंत्री इन उपक्रमों के क्रियाकलापों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, अतः वह इनकी गतिविधियों की सावधानीपूर्वक जांच करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लाभ मितव्ययिता। इन उपक्रमों की प्रबंध व प्रशासनिक व्यवस्था अधिक खर्चीली है नहीं होती है। सामान के क्रय विक्रय, कर्मचारियों की भर्ती व नियुक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि पर इन्हें विशेष व्यय नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा कुशलता एवं नियमितता। इन उपक्रमों पर सरकारी नियम लागू होते हैं जो पहले से ही निर्धारित होते हैं, अतः कार्य में भ्रांति व अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती है। पहले से ही बने हुए नियम व पद्धतियां कार्यों में अनावश्यक शिथिलता को रोकते हैं। इससे कार्यों में नियमितता व कुशलता बनी रहती है। नेक्स्ट आता है प्रतिरक्षा व जनोपयोगी सेवा उद्योगों के लिए उचित। संगठन का यह प्रारूप अत्यधिक गोपनीयता के गुणों के कारण प्रतिरक्षा व अणुशक्ति संबंधी उद्योगों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार जनोपयोगी सेवा उद्योगों जैसे रेल, डाक तार, बिजली व पानी की पूर्ति आदि के लिए भी यह उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा लाभ विकासशील देशों के लिए उचित। संगठन का यह प्रारूप उन प्रारंभिक अवस्था वाले उद्योगों के लिए उपयुक्त रहता है जिनका अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है और जो अभी हानि में चल रहे हैं। इन उद्योगों को संचालित रखने के लिए सरकार समय समय पर इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा 9th
पॉइंट, सामाजिक व राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति। इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहने से सरकार इन उपक्रमों के माध्यम से अपनी सामाजिक व राजनीतिक नीतियों को लागू करने में सफल रहती है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा इसका लाभ, पक्षपात का भय नहीं। इन उपक्रमों के लिए नियम, कार्यविधि एवं व्यवस्था पूर्व निर्धारित होती है, अतः इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन द्वारा पक्षपात की संभावना ही नहीं रहती है। इसके बाद में आते हैं विभागीय संगठन के दोष। सबसे पहला आता है लोच का अभाव। विभागीय स्वरूप वाले लोक उपक्रमों का में लोच का अभाव पाया जाता है। व्यावसायिक स्वभाव के उपक्रमों में व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए शीघ्र निर्णय लेने होते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किंतु विभागीय संगठन वाले उपक्रमों में सभी कार्य पूर्व निर्धारित नियमों व व्यवस्थाओं के अनुसार किए जाते हैं। बजट पास होने के बाद भी यदि बीच में कोई नया खर्च आ जाता है तो उसके लिए वित्त प्राप्त करना या स्वीकृति प्राप्त करना कठिन हो जाता है। व्यावसायिक स्वभाव के उपक्रमों में लोचता का गुण होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है दोष, आवश्यक प्रेरणा व पहल शक्ति का अभाव। लोक उपक्रमों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है कि इसके कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा मिले तथा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को निर्णय लेने की पर्याप्त छूट हो, जिससे वे पहल शक्ति का विकास हो सके। किंतु विभागीय उपक्रमों में आवश्यक प्रेरणा व पहल शक्ति का अभाव पाया जाता है। इनमें कर्मचारियों का कोई प्रत्यक्ष हित नहीं होता है, वे लापरवाही से कार्य करते हैं। इससे कार्य कुशलता में गिरावट आती है व उपक्रमों को हानि होती है। इनके लाभ हानि का कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः वे कार्य कुशलता पर अधिक ध्यान नहीं देते। कर्मचारियों व प्रबंधकों को निर्धारित नियमों व व्यवस्थाओं के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। इसमें उनकी व्यक्तिगत रुचि, पहल शक्ति व प्रेरणा को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट हमारा दोष का, अत्यधिक नियंत्रण। इन उपक्रमों पर अत्यधिक कठोर नियंत्रण रखा जाता है। इनके दैनिक कार्यों में भी मंत्रालय का हस्तक्षेप बना रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन उपक्रमों के संबंध में संसद में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा मंत्री को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। फलस्वरूप वे निर्धारित नियम व प्रक्रिया से हटकर कुछ भी नहीं करना चाहते, अर्थात लकीर के फकीर होकर चलना पड़ता है। जबकि व्यावसायिक स्वभाव के उपक्रमों में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की छूट होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कठोर वित्तीय नियंत्रण। विभागीय उपक्रमों को कठोर वित्तीय नियंत्रणों में कार्य करना पड़ता है। इन्हें आवश्यक पूंजी एवं व्यय के लिए विभाग के बजट पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्ष के बजट में से विभाग द्वारा इनके लिए निर्धारित राशि से अधिक व्यय करना कठिन होता है। इसकी समस्त आय कोषागार में जमा होती है तथा व्यय के लिए कोषागार से धन प्राप्त करना पड़ता है। निर्धारित राशि से अधिक व्यय करने के लिए इन्हें स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, जो कि एक जटिल व कठिन प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है लाल फीताशाही व नौकरीशाही। इन उपक्रमों में सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं और सरकार के विभागों की तरह ही कार्य करने में अनेक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, जिससे निर्णयों में अनावश्यक विलंब हो जाता है। एक फाइल को कितने ही अधिकारियों एवं टेबलों से गुजरना पड़ता है, जिससे कार्य की गति धीमी हो जाती है, जबकि व्यावसायिक उपक्रमों में शीघ्र निर्णय आवश्यक होता है। इससे समय, शक्ति
व साधनों का अपव्यय होता है तथा कार्यकुशलता में गिरावट आ जाती है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार संगठन के इस प्रारूप में राजकीय उपक्रम लाल फीताशाही, विलंब, अपर्याप्त सेवा एवं उपभोक्ता की आवश्यकताओं के प्रति अचेतनता के पर्याय बन गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दोष इसका अधिकारों का केंद्रीयकरण। इस प्रकार के उपक्रमों में अधिकार सत्ता का केंद्रीयकरण हो जाता है। ऐसे उपक्रम मंत्री व कुछ अधिकारियों के इशारों पर चलते हैं। प्रत्येक निर्णय में मंत्री का दखल होता है। इस प्रकार प्रत्येक निर्णय मंत्री द्वारा लिया जाता है। वह अपने अधिकारों में कमी होने के भय से अधिकारों का समर्पण भी नहीं करता है। इससे प्रबंध में शिथिलता आ जाती है। नेक्स्ट आता है योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों का अभाव। इन उपक्रमों में सरकार की प्रशासनिक सेवा से व्यक्तियों को लिया जाता है जिन्हें सामान्य प्रशासन का अनुभव तो होता है, किंतु किसी विशिष्ट व्यावसायिक उपक्रम के संचालन का अनुभव नहीं होता है। अतः वे व्यावसायिक उपक्रमों का संचालन करने में सफल नहीं रह पाते हैं। फलस्वरूप उपक्रम अकुशलता के शिकार होकर घाटे में चले जाते हैं। सार्जेंट फ्लोरेंस ने कहा है कि ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस के लिए चुने हुए प्रशासनिक अधिकारी नौकरीशाही और परंपरा से ग्रस्त थे। वे उद्योगों को चलाने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट आता है लागत व लाभ के प्रति उपेक्षा का भाव। विभागीय उपक्रम सरकारी विभागों के समान संचालित किए जाते हैं। इनमें व्यक्तिगत हित, लाभ, प्रेरणा व पहल शक्ति का अभाव रहता है। फलस्वरूप प्रबंधक व कर्मचारी बढ़ती हुई उत्पादन लागत के प्रति सचेत नहीं रहते हैं। यही कारण है कि ये उपक्रम महंगी सेवाएं दे पाते हैं। प्रतियोगिता के अभाव में लागतों को घटाने का प्रयास ही नहीं किया जाता है। इस प्रकार इन उपक्रमों में प्राप्त लाभ को सरकारी कोषागार में जमा किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोष सीमित उपयोगिता। इन उपक्रमों का कार्यक्षेत्र एवं उपयोगिता अन्य प्रारूपों की तुलना में सीमित होता है। यह प्रारूप सुरक्षा, अणुशक्ति व जनोपयोगी सेवाओं संबंधी उपक्रमों के लिए तो उचित है, किंतु व्यावसायिक प्रकृति के उपक्रमों के लिए उचित नहीं है। नेक्स्ट आता है जनता पर भार। सामान्य रूप से ये उपक्रम सरकारी विभागों की तरह ही संचालित किए जाते हैं। इनके संचालन में व्यावसायिक सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। फलस्वरूप विभागीय उपक्रम लाल फीताशाही, नौकरीशाही, विलंब, भ्रष्टाचार, अकुशलता व राजनीतिक हित साधन के शिकार होते हैं। उपक्रम को निरंतर भारी हानि पर चलाया जाता है। इनमें साधनों का दुरुपयोग होता है। इस प्रकार हानि को पूरा करने के लिए जनता का भार बढ़ा दिया जाता है, अर्थात जनता पर कर लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 11वां पॉइंट, विभाग के कार्य क्षेत्र में वृद्धि या विभाग के कार्यभार में वृद्धि। विभागीय उपक्रम के संचालन से संबंधित विभाग का कार्यभार बढ़ जाता है। वह सामान्य प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त इन उपक्रमों का भी संचालन करते हैं। फलस्वरूप वह विभाग न तो प्रशासन पर पूरा ध्यान दे पाता है और न ही उपक्रमों के संचालन पर। विशिष्टीकरण के इस युग में इसका कोई औचित्य भी नहीं है। नेक्स्ट आता है संसदीय हस्तक्षेप। इन उपक्रमों के कार्य संचालन में संसद का अनावश्यक हस्तक्षेप बना रहता है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनमें जनता का धन लगा होता है और जनप्रतिनिधियों का इन पर पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए और उन्हें संसद में इनके बारे में प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए। किंतु
अनेक बार छोटी छोटी बातों व दिन प्रतिदिन के कार्यों में संसद का हस्तक्षेप होने से उपक्रम के स्वतंत्र कार्य संचालन में बाधा आती है। इससे प्रबंधकों का उत्साह भी मंद पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अधीनस्थों के सुझावों की उपेक्षा। इन उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था में आदेश ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तथा सूचनाएं नीचे से ऊपर की ओर आती हैं। उपक्रम की व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी तो कार्य करने वाले कर्मचारियों को ही होती है। व्यक्तिगत व अनावश्यक प्रेरणा के अभाव में प्रथम तो कर्मचारी कोई सुझाव देते ही नहीं हैं, और यदि सुझाव देते भी हैं तो उनकी उपेक्षा की जाती है, क्योंकि हानि होने पर भी किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा विशेषज्ञों का अभाव। इन उपक्रमों में किसी विभाग या उप विभाग का प्रबंधक ही उसके समस्त कार्यों को देखता है। इनमें श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लागत कम करने के लिए लागत विशेषज्ञ रखे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण होने से कार्यरत कर्मचारी भी किसी कार्य में विशेष कुशलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। इन लाभ एवं दोषों का विवेचन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या हमें स्पष्ट होता है कि विभागीय प्रारूप में अनेक गुण एवं दोष विद्यमान हैं, लेकिन इसके दोष अधिक हैं। इसी कारण समय समय पर इस प्रारूप की आलोचना की गई है। अधिकांश विद्वानों का यह विचार रहा है कि व्यावसायिक स्वभाव के लोक उपक्रमों के लिए पद्धति उचित नहीं है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो इस उपक्रम में संचालित किए जा रहे हैं उद्योग जैसे भारतीय रेल, डाक तार सेवा, इन्हें बहुत सफल नहीं कहा जा सकता है। इनके दोषों को दूर करने के लिए बोर्ड बनाना चाहिए। सरकारी नियमों के पालन से छूट दी जानी चाहिए। बजट व्यवस्था में लोचता, प्रशासकीय व वित्तीय नियमों में संशोधन, CNAG को व्यापक अंकेक्षण के अधिकार व अंकेक्षण को खातों से अलग रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।